हेलो डियर स्टूडेंट्स। आजकल बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम 2024 के। तो इसके लिए अब फिजिक्स का एग्ज़ाम भी पास में है। इसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। अभी सबसे पहले हम ये जो हमारे पास है रे ऑप्टिक्स का किरण प्रकाशिकी के 3 टॉपिक्स पे देखेंगे और इस पे सवाल भी देखेंगे। तो पहला हमारे पास रिफ्लेक्शन हो गया यानी परावर्तन। दूसरा हमारे पास गोलीय दर्पण हो गया और तीसरा हमारे पास दर्पण सूत्र हो गया। इन 3 टॉपिक को हम देखते हैं और किस किस पॉइंट पे आपको फोकस करना है ये सब हम देखेंगे। तो पहली चीज तो हमको पता होनी चाहिए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है, सबको पता होनी चाहिए। तो जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है C = 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये प्रकाश की चाल है वायु या निर्वात में। ठीक है, वैक्यूम या फिर एयर में, ये 2 जगह हम मानते हैं। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्भर करती है मीडियम पर। जैसा मीडियम होगा इस हिसाब से इसकी चाल बदलती है। दूसरी चीज हमको पता होनी चाहिए परावर्तन के नियम। परावर्तन क्या होता है ये आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। तो परावर्तन तथा इसके नियम जो है ये पता होने चाहिए। जब भी प्रकाश एक माध्यम से किसी तल पे टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पहला नियम क्या होता है इसका, जो परावर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है, परावर्तन कोण और आपतन कोण जो है ये बराबर होते हैं। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक, तो परावर्तित, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आपतित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो पता होना चाहिए कि क्या होती है। जैसे पहली चीज हो गई ध्रुव। ये ध्रुव क्या चीज है? तो अगर हम दर्पण के लिए बात कर रहे हैं तो दर्पण के लिए जो भी दर्पण का ज्यामितीय केंद्र है, मतलब जो उसकी पूरी बॉडी है उसका जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। इसकी पूरी जो भी डेफिनेशन है उसको आप डिटेल में पढ़ लेना। फिर एक शब्द आता है प्रकाशिक केंद्र। तो ये लेंस के लिए आता है प्रकाशिक केंद्र। तो गोलीय लेंस का जो ज्यामितीय केंद्र होता है उसको हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे जब हम लेंस पढ़ेंगे। उसके बाद मुख्य अक्ष क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुख्य अक्ष क्या है? जो भी तुम्हारा दर्पण है उसका वक्रता केंद्र और फोकस और ये जो ध्रुव है इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास है चिन्ह परिपाठी, क्योंकि जो आगे हमारे पास फॉर्मूले आने वाले हैं दर्पण सूत्र और मैग्निफिकेशन, उन सब के लिए चिन्ह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत चिन्ह लगाएंगे तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए सिंपल सी बात है, ये लेंस हमने इस तरीके से, ये हमने दर्पण इस तरीके से बना दिया कि किरणें इधर की ओर से पड़ेंगी। ठीक है, लेफ्ट साइड से किरण आ रही है राइट साइड की तरफ। अब जो भी डायरेक्शन नापी जाएगी वो पोल से नापी जाएगी और इस मुख्य अक्ष से नापी जाएगी। तो जो डायरेक्शन इस ओर होगी, इधर से इधर को, वो पॉजिटिव होगी। जो भी डायरेक्शन हम P से इधर को नापेंगे वो नेगेटिव होगी। ठीक है, P से इधर जो डायरेक्शन नापी जाएगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसके साथ ही मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जो डायरेक्शन नापी जाएगी वो पॉजिटिव होगी। मुख्य अक्ष से नीचे की ओर जो भी हम डिस्टेंस नापेंगे
जो भी दूरियां नापेंगे उसको हम नेगेटिव में मानेंगे। ठीक है, इधर भी ये पॉजिटिव हो गया। तो ये चीज हमको बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या होता है भाई, ये तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ठीक, फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। मुख्य फोकस, तो अभी हम फोकस ही लिख लेते हैं। मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो मैं एक बार ये आउटलाइन बता देता हूँ कि आपको ये पढ़ना है। इसके बाद ये जो है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, ये कभी भी किसी प्रकार से कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में आ जाएगा। जैसे 2020 में पूछा गया था, और भी पूछा गया होगा, अभी लिखा नहीं मैंने। इसी के साथ में फोकस तल क्या होता है या फोकस समतल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो मैं बता देता हूँ। मान लो कि ये आपका दर्पण है, अवतल दर्पण, और कोई लाइन या कोई रेखा इस मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती है इस दर्पण पे, तो परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु से जाएगा वो फोकस होगा। ठीक है, अब मान लो कि ये समांतर ना पड़ के, ये समांतर ना पड़ के कोण पे जाएगा। तो इससे पहली वाली डेफिनेशन एक बार फिर से बता देता हूँ। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उसको हम फोकस कहते हैं। फिर अगर ये किसी कोण पे जाएंगे, ये रेखाएं किसी कोण पे आ रही है, मान लो कि ये इधर से आ रही है, ठीक है, तब भी ये रेखाएं जिस समांतर होनी चाहिए आपस में, तब भी ये रेखाएं हमेशा इस तल पे ही मिलेंगी। इस तल पे का मतलब है यहाँ से टकरा के ये इधर की तरफ, मतलब ये। तो अगर ये क्या जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो फोकस पे मिल जाएंगी, और अगर ये किसी कोण पे आ रही है तो ये इस वाले तल, एक थोड़ा सा दिक्कत है बनाने में, इस वाले तल पे ही मिलेंगी कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है, अगर ये किसी कोण पे आ रही है मुख्य अक्ष पर। तो ये वाला जो तल कहलाएगा ये हमारा फोकस समतल कहलाएगा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद कभी कभी दर्पणों का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक, गोलीय दर्पणों का जो प्रयोग होता है वो कहाँ कहाँ होता है, ये भी सवाल बन सकता है। तो ये भी देख लेना आपने। जैसे उत्तल दर्पण का कहाँ प्रयोग हो रहा है, अवतल दर्पण का कहाँ प्रयोग हो रहा है। ठीक, जैसे हम कह सकते हो, सवाल बन जाएगा कि जो गाड़ियों में रियर व्यू मिरर होते हैं, ठीक है, पीछे देखने के लिए जो दर्पण होते हैं, किसमें होते हैं, गाड़ियों में, तो वो दर्पण किस टाइप का होता है। ठीक, इसी तरीके से डॉक्टर्स, जो डेंटिस्ट होता है, डेंटिस्ट जो दर्पण का यूज करता है दांत को देखने के लिए, वो किस टाइप का दर्पण होता है, तो ये आपने देखना है। कभी कभी इस पे सवाल बन जाता है, कहाँ पे उत्तल दर्पण यूज हो रहे हैं, कहाँ पे अवतल दर्पण यूज हो रहे हैं, ये सब हमको पढ़ लेना है। इसके बाद कभी कभी ऐसा सवाल भी बना है कि हमने मान लीजिए कि दर्पण को किसी द्रव में डुबो दिया। ठीक, दर्पण को द्रव में डुबो दिया, किसी भी प्रकार का वो हो सकता है द्रव, तो उसकी फोकस दूरी पे या फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखने वाली कि जो ये दर्पण है, दर्पण की फोकस दूरी माध्यम पे निर्भर नहीं करती है। ठीक है, माध्यम पे निर्भर नहीं करती है, जबकि लेंस की करती है। लेंस को डुबो दोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, अंतर आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। फिर जो रे डायग्राम्स हैं, रे डायग्राम मतलब किरण आरेख, किरण आरेख,
किरण आरेख। तो आपको किरण आरेख भी देखने हैं कौन से कैसे बन रहे हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक इस टाइप का किरण आरेख है और समांतर किरणें आ रही हैं और ये तुम्हारा चला गया फोकस पे, ठीक है। इसी तरीके से एक हमने यहाँ सी से भी भेजी तो ये सी से वापस चली गई। तो इस प्रकार से किरण आरेख बनाना आपको आना चाहिए। कई बार सवाल बन जाता है कि वस्तु सी के अंदर रखी है, सी के बाहर रखी है और इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसके प्रतिबिंब को बनाते हुए इसका किरण आरेख खींचिए, ठीक है। इस प्रकार के बन सकते हैं। तो जो भी एनसीईआरटी में रे डायग्राम है, एनसीईआरटी में रे डायग्राम परावर्तन और अपवर्तन वाले, उनको आपने देखना है, ठीक है। और जो पूछा गया है पहले उसको तो एक बार देख ही लेना। तो रे डायग्राम बनाने के लिए भी कभी क्वेश्चन बन सकता है। जो बने हुए हैं क्वेश्चन वो अभी हम डिस्कस भी करेंगे। ये 2018 में भी पूछा गया था, अभी देख रहा था मैं रे डायग्राम में। तो उत्तल और अवतल दर्पण से बनने वाले रे डायग्राम ज्यादा है भी नहीं, बुक में 2-4 है, उनको आपको देख लेना है। अब रे डायग्राम बनता कैसे है ना, रे डायग्राम बनेगा कैसे, उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। वो कौन कौन से रूल हैं, जैसे किरण आरेख। तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो वास्तविक प्रतिबिंब वहां है, वो है जहां पे एक्चुअल में यानी वास्तविक रूप से किरणें जाके मिलती हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पर अभिसारित हो रही हैं किरणें, तो वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब आभासी प्रतिबिंब क्या है, जहां पे किरणें फैल जाती हैं, ठीक है, वो मिलती नहीं है और हम उसको पीछे बढ़ा के क्या करते हैं, कहीं पे मिलाते हैं। तो एक्चुअल में ये किरणें मिल नहीं रही है बल्कि हम इसको पीछे बढ़ा रहे हैं। तो ये यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब होगा, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया वस्तु, वस्तु, या फिर कभी कभी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें वस्तु की जगह बिंब शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहीं पे एक बिंब रखा है यानी वहां पे एक वस्तु रखी है, और जो इमेज है उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो किताब में भी प्रतिबिंब लिखा है और पेपर में भी जनरली प्रतिबिंब ही आता है। दूसरी चीज, किरण आरेख बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो भी मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं आती हैं, जो भी मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं आएंगी वो हमेशा परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएंगी, ठीक। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से होकर ही जाएंगी। फिर वक्रता केंद्र क्या होता है ये पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो वक्रता केंद्र क्या है, देखिए जो भी हमारा ये दर्पण है, ठीक है, उसको हम ये मानते हैं कि ये किसी न किसी गोले से काट कर बनाया गया है, ठीक। तो जो दर्पण है वो जिस गोले से काट कर बनाया गया होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। सी से हम इसको दिखाते हैं। तो ये पता होना चाहिए वक्रता केंद्र क्या होता है। और अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो वो परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस भी लौट आती है, ठीक। इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो एक किरण आरेख बनाने में ये चीज हो गई। दूसरी चीज कि वक्रता केंद्र से जो भी किरण जाएगी वो वक्रता केंद्र से ही होकर वापस आएगी। फिर अगर कोई मुख्य फोकस से होकर जा रही है किरण, अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो अगर कोई किरण फोकस से जा रही है, ये फोकस है, ऐसे जा रही है, तो ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फिर तीसरी चीज ये है कि आपको, चौथी चीज ये है कि आपको परावर्तन के नियमों का पालन करना है। जब भी आप चित्र बनाएंगे, जैसे
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। नॉर्मल भी आप सही से खींचेंगे, ठीक है। परावर्तन के नियमों का पालन करना है। और बाकी जो ज्यामिति के नियम होते हैं, ज्योमेट्री के नियम, कि जो कोण है वो कोण सही बने हो, ठीक है। समांतर रेखाओं पे बनने वाले कोण का ध्यान देंगे, कौन से कोण किसके इक्वल होते हैं। तो ज्यामितीय जो नियम होते हैं उनका भी पालन करना है। इसके बाद हमारे पास आता है एक इम्पॉर्टेंट चीज इन टॉपिक्स में, जो 3 टॉपिक्स मैंने लिखे थे। एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू R/2, ठीक। R का मतलब होता है वक्रता केंद्र की से पोल तक की दूरी, यानी वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये भी पता होना चाहिए क्या होता है। तो फोकस हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए, ठीक है। इसको डिराइव कैसे करना है ये आना चाहिए। अभी क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार आता है, छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, तो इसको देखना है आपको। इसके बाद आता है हमारे पास दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र कौन सा है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका दर्पण सूत्र है। इससे एक ना एक सवाल बनेगा ही बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार रिपीट होता है। अभी इसके कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दर्पण सूत्र, दर्पण समीकरण हम इसको कहते हैं। जब भी आप इसको सॉल्व करोगे हमेशा साइन का ध्यान रखोगे, ठीक है, कि कौन सी चीज पॉजिटिव है, कौन सी चीज नेगेटिव है, साइन के साथ में ही वैल्यू रखनी है। दूसरी बात आती है आपका m का फॉर्मूला, ठीक है, मैग्निफिकेशन या आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र, आवर्धन सूत्र आपने पढ़ना है, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये 2 फॉर्मूले अगर आपको याद हैं और आपने इस पे बेस सवाल किए हैं तो आप कई सारे सवाल इस पे कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो है चिन्हों का प्रयोग ढंग से करना है। यहाँ पे आवर्धन सूत्र में ये तो आवर्धन हो गया है, h हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की हाइट कितनी है, ठीक। ये है वस्तु की ऊंचाई, ये है पोल से वस्तु तक की दूरी, और ये है पोल से प्रतिबिंब तक की दूरी, और ये है पोल से वस्तु तक की दूरी। तो ये आवर्धन सूत्र है। उचित चिन्ह का प्रयोग करना है, और बाकी अभी हम सवाल कराते हैं 2-4, तब देखते हैं।